बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। आईनी तरमीम के हवाले से एक ख़बर जो मुझ तक पहुंची और वो ख़बर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आईनी तरमीम के हवाले से 7 अक्टूबर को ये फैसला हो चुका है कि 7 अक्टूबर को आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सैनेट दोनों ऐवानों में पेश की जाएंगी। अब उस पर वोटिंग उस दिन होती है या ऑन द नेक्स्ट डे होती है, ये भी डिसाइड होना है, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि आईनी तरामीम जो हैं वो 7 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सैनेट में पेश होंगी। अब उस पर होनी है वोटिंग। अब उसके लिए हुकूमत को 2/3 चाहिए। क्या चाहिए? 2/3, 2/3 अक्सरियत, जो कि हुकूमत के पास अब तक तो मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 अक्सरियती जजेस का फैसला है, उसको तो मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया और नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अब यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लिया। अब चूंकि ये केस सुना था 13 रुकनी फुल कोर्ट ने, अब 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है उसके सामने नजरसानी की दरख्वास्त लगेगी। इट मीन्स कि वही सुनेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 19 जजेस हैं, वैसे तो 17 टोटल है ना, तो 2 एड हॉक जजेस भी हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। अगर तो 19 जजेस आ जाते हैं तो फिर ये फुल कोर्ट सुनेगा। लेकिन चीफ जस्टिस चूंकि सुनने में आया कि 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायर नहीं हो रहे, वो आईनी अदालत जा रहे हैं। वो रिटायर नहीं हो रहे, वो आईनी अदालत जा रहे हैं, 3 साल के लिए जा रहे हैं, वो रिटायर नहीं होंगे। या आप मेरी बात लिख लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ जाता है कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि आर्टिकल 63A में मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा, तो सर फिर गेम सारी पलट जाएगी, फिर गेम पलट जाएगी, काया पलट जाएगी। फजल रहमान की हुकूमत को जरूरत नहीं होगी, हुकूमत आइन में तरमीम करने के लिए मुनहरिफ रुकन को पास बिठाएगी और उसका वोट जो है वो ढलवा देगी। इट मीन्स कि आईनी तरामीम तो हो जाएंगी। अब आईनी तरामीम के लिए जो रोला सेनेट में पड़ा हुआ था कि जी 2 से 3 वोटों का रोला है, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मुक जाएगा। pitsyapa.com जो पड़ा था कि सेनेट के अंदर 2 से 3 लोगों को उठाया जाए और वो उनका वोट कैसे काउंट करवाया जाए। देखे ना, आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईनी तरामीम के वाले से उसका फैसला एक अहम संगे मील होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि आईनी तरामीम होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मुनहरिफ रुकन का वोट जो है उस हवाले से फैसला होना है। तो पार्लियामेंट में 224 का फिगर चाहिए। आदिल बाज़ई साहब जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जिन्होंने, और वो कौमी असम्बली में अब तक आज़ाद थे, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, तो कौमी असम्बली में नून लीग की नशस्तों में एक और नशस्त का इजाफा हो गया। ठीक है, अब वो जो अली गौहर बलोच साहब की जो पिटिशन थी, उस हवाले से उनको कहा गया है कि जी आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रिज्यू करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, वो जो फैसलाबाद तानियावाला वाला हल्का है अली गौहर बलोच का, जहां से वो लड़े थे तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे सादुल्ला बलोच के मुकाबले में, और उसी हल्के से IPP के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमायूं अख्तर खान भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे थे। अब उस हल्के में जी रिजल्ट ये आया कि सादुल्ला बलोच जीत गए, लेकिन उसमें जो कि फर्क, कुछ डिफरेंस जो है ना वो बहुत थोड़ा है, गैप बहुत थोड़ा है और बड़ा नैरो गैप है। आप समझ लें कि बड़ा जो है ना वो क्लोज गैप है कि अगर उस हल्के में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उस इलेक्शन की जीत को कलअदम करार दे दिया सादुल्ला बलोच की, तो नॉनली को एक और नशस्त मिल सकती है। अब चूंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फैसला है वो क्या होता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अली गौहर बलोच को ये कहा है, वो हमारे दोस्त हैं अली गौहर बलोच साहब, उनको ये कहा है कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रिज्यू करें। वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाएंगे, उधर क्या फैसला होता है, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं फजल रहमान साहब की तरफ। फजल रहमान साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, लेफ्ट राइट। वो एक तरफ तो हुकूमत को कहते हैं कि जी आओ जी आके बह के गल करिए, आज जी मुलाकात करिए। एक तरफ हम अपना आईनी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है, कामरान मुर्तजा जो बैरिस्टर कामरान मुर्तजा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे हैं,
वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के जो हमारे कवानीन हैं वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वकालत के अंदर एक बड़ा वसी तजर्बा रखती है। पीपल्स पार्टी जो है उसका वकालत के अंदर एक बड़ा मायानाज किस्म का नाम है, उसके पास बड़े मायानाज वकला मौजूद हैं, रजा रबानी जैसे, उसके बाद फारूक एच नाइक जैसे वकला उनके पास मौजूद हैं जो बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आईनी तरामीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI मामलात अगर हल हो गए, जो सुनने में आ रहा है कि हल हो चुके हैं, क्योंकि जब फारूक एच नाइक साहब से जो सीनियर कानूनदान भी हैं और बड़े सीनियर और बड़े मायनाज वकील भी हैं, तो उनसे जब शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में सवाल हो रहा था तो जुनेद जब उनसे सवाल कर रहे थे, चूंकि शाहजेब तो उस वक्त नहीं थे, तो जुनेद ने उनसे सवाल किया, तो जुनेद ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, JUI भी कर रही है। तो यहां तक कि फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को कहा कि तुसी भी अपना ड्राफ्ट तैयार करो, लेकिन तहरीक इंसाफ चूंकि आईनी अदालत के खिलाफ है तो तहरीक इंसाफ आईनी अदालत के हक में भी वोट नहीं देगी। अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि जब अपोजिशन और हुकूमत किसी मामले पर मुत्तफिक होते हैं तो वो कानून साजी में भी एक ही होते हैं। देखें ना, अगर मुल्क के वसी तर मुफाद में कोई कानून साजी होगी तो क्या पता अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हो, लेकिन यहां पर तहरीक इंसाफ एक पेज पर नहीं है। फजल रहमान साहब ने जो बातें कर दी अली मीन गंडापुर के वाले से और तहरीक इंसाफ के वाले से, तो सर ये बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही। फजल रहमान साहब को अपने मुस्तकबिल का जरूर पता है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के जात जाते हैं तो वो उनकी सियासी मौत होगी, ये तो उनको पता है। तो वो ये मिस्टेक करने के लिए बार बार तैयार नहीं है और वो ये बार बार सोच रहे हैं कि यार अगर मैं तहरीक इंसाफ नाल जाके बैठा तो फिर तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी ना, फिर तो फजल रहमान को पता है कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो फजल रहमान साहब ने ये गलती नहीं करनी। ये मेरे से आप लिखवा लें, इस गरीब की, इस फकीर की, इस दरवेश की ये बात लिख लें कि फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि फजल रहमान साहब की डिमांड्स एक्सेप्ट की जाएंगी, लेकिन हुकूमत उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो ये बात करें कि जी चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं देनी। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन अगर फर्द वाहिद के लिए है तो फिर मैं तैयार नहीं, जिस सारियां वास्ते करनी है तो बिस्मिल्लाह करो, सो बिस्मिल्लाह, मेरे वास्ते तैयार करो, मेरे वास्ते कोई इनकार नहीं। उन्होंने कहा कि जी अगर एक फर्द वाहिद के लिए कर रहे हैं तो फिर तो मैं तैयार नहीं। अगर ये एक्सटेंशन सबको देनी है तो फिर करो बिस्मिल्लाह, शुरू करो इस काम को। तो ये करना ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत का बिल है वो तो ऐवान में पेश होना ही होना है, क्योंकि देखें जब चीफ जस्टिस फाइज ईसा आईनी अदालत में जाएंगे तो डेफिनेटली उनका टेन्योर एक्सटेंड होगा ना। 68 ईयर्स एज होगी, जज 65 में रिटायर होता है, वो 68 में होगा, कोई भी जज होगा। तो सिर्फ फायदा फाइज ईसा साहब को, फर्द वाहिद को नहीं होगा, फायदा तमाम सरकारी मुलाजमीन को, तमाम सिविल सर्वेंट्स को होगा। सबकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी, सबकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी, किसी एक शख्स को तो नहीं होगा। माजी में तो एक शख्स को फायदा देने के लिए पूरी पार्लियामेंट को यरकमाल बनाया गया और उस शख्स का नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसको एक्सटेंशन देने के लिए इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि जी मुल्क के वसी तर मुफाद में फैसला किया गया पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को सामने रखते हुए कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो उस पर सर सारे मुत्तफिक थे ना, सब थे ना मुत्तफिक, तो फजल रहमान साहब भी ऑन बोर्ड थे। अब भी यही होना है, अब भी यही होना है। अब ये 7 अक्टूबर को जो आईनी तरामीम पेश हो रही हैं, इससे पहले पहले तमाम मुलाकातें होंगी, तमाम तर चीज़ें डिस्कस होंगी, और फिर जब वो चीज़ें डिस्कस होंगी, जब वो मेज़ पर आएंगी, टेबल पर आएंगी, तो बर्फ पिघल जाएगी। अब हुकूमत को फजल रहमान के 8 वोट ना भी मिले तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौमी असेंबली के अंदर वो जो, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर एक काम किया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला उस हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर लिया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ये भी कर सकता था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा ना, वो एक इदारा है, तो उसके पास ये इख्तियार है, उसको आईनी अदालत कहा जाता है, वो आईनी इख्तियारात रखता है, तो वो एक अदालत की हैसियत रखता है। वो चाहे तो वो हुकूमत को मखसूस नशिस्तें दे देता, लेकिन अब ये मामला चूंकि मजीद जो है गमगीर हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से जो गेंद थी वो सुप्रीम कोर्ट के पलड़े में डाल दी है, तो बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, यॉर्कर मारती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो
उस पर छक्का खाती है, क्या करती है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आना तो वैसे उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, एक तरफ तो हुकूमत को पता चल गया कि अब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके बगैर ही आईनी तरमीम होनी है, ये तो कन्फर्म है। हाँ, प्लान बी जो है वो ये भी हो सकता है कि जो आर्टिकल 63A का फैसला है वो हुकूमत के हक में आ जाए, हुकूमत इधर से पकड़ के बंदे उधरों फड़े, वोट काउंट हो गए। तीसरा ऑप्शन ये है जो हुकूमत के पास है, जो हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, वो ये कर सकती है कि फजलुर रहमान साहब को बिठा दिया जाए और उनको कहा जाए कि जी हाँ जी तुसी की कहते हो फजलुर रहमान साहब, मैं तैयार हाँ तो मेरी यह डिमांड है, हाँ जी ठीक है तुहाडी यह डिमांड है, चलो ठीक है फिर तुसी पढ़ो, तुसी बलोचिस्तान च हुकूमत बना लो, तुसी वजारतां ले लो, तुसी गवर्नरशिप ले लो, मामला उधर से भी ओके हो जाएगा। तो मामला कहीं से भी खराब नहीं है। हाँ, आईनी तरमीम होनी जरूर है, लेकिन होनी कुछ शराइत पर है। लेकिन वो जो हुकूमत की शर्त है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, आईनी तरमीम हो, फायज ईसा साहब रहे, उससे हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। फजलुर रहमान साहब एडी चोटी का जोर लगा लें, फजलुर रहमान साहब की बात नहीं तस्लीम होगी, ये बात मेरी लिख लें, क्योंकि हुकूमत को पता है कि आईनी तरमीम में जो ऑप्शन हैं वो यही हैं और ये बड़े महदूद ऑप्शन हैं, इस पर हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।